था कि पहले पीसीएस कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर यूपीएससी की तरफ ध्यान देंगे। लोग टेस्ट नहीं लगाना चाहते हैं, खुद को टेस्ट नहीं करना चाहते, कितना गलत कितना सही जाके एग्जाम में देख लेंगे, डायरेक्ट देखा जाएगा, वो समस्या पैदा करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारे साथ प्रिया यादव मैम है। मैम का सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पे 38 रैंक के साथ हुआ है। इसके पहले भी मैम का वीडियो की पोस्ट पर 2021 में सिलेक्शन हुआ था। तो अभी इस बार यूपीपीसी 2022 में भी सिलेक्शन हुआ मैम का डीएसपी की पोस्ट पर, और मैम का माध्यम भी हिंदी रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैम से पूरी जर्नी के बारे में जानने वाले, इन्होंने अपनी कैसे तैयारी की, कौन सा इस बार आपकी अटेम्प्ट था, तो सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेकर अब तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर, मेरा 12th रहा, उसके बाद बीएससी रहा है। बीएससी के बाद मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी से। उसके बाद मेरा बीएड हो रहा था, अभी 2020 में कंप्लीट हुआ है। तो आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया था? तो सुल्तानपुर में ही सब हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही सारा ग्रेजुएशन हुआ है। ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है, 12th भी हुआ है, 10th भी हुआ है। बस प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद सारी चीज़ें में। तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर ही पड़ता है? जी सर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। तो कब से आप इलाहाबाद आई तैयारी के लिए? सर, इलाहाबाद हम आईआईटी के लिए आए थे स्टार्टिंग में 2016 में, ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा रुझान धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ गया, क्योंकि हमारे रूममेट्स वगैरह यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी। यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस दोनों के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की जीएस वर्ड में। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट देना शुरू किया। 2021 में सिलेक्शन हुआ और 2022 में फिलहाल टीएसपी तो इस जब आपने कोचिंग ज्वाइन की, उसके बाद मतलब आपका कितना अटेम्प्ट हुआ, अब तक का कितना अटेम्प्ट हुआ, और मीडियम वगैरह क्या रहा? सर, इस बार 4th अटेम्प्ट था मेरा। 2019 में और 20 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 21 में प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस और इंटरव्यू, फिर वीडियो की पोस्ट मिली, और 2022 में भी सिलेक्शन अभी हुआ। आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी, तो क्या यूपीएससी का अटेम्प्ट आपने अभी तक दिया कि नहीं? जी सर, 1-2 दिया है, लेकिन डेडिकेटेड होके नहीं दे पाए हैं, क्योंकि लगा था कि पहले पीसीएस कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर यूपीएससी की तरफ ध्यान देंगे। तो दे तो दिया है, बट उतना फोकस नहीं रहा है। अब उसके बाद होगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े जो कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी साथ में करना चाहते हैं। तो क्या आप उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगी कि मतलब साथ में तैयारी करना सही रहेगा कि नहीं? मेंस तो कर सकते हैं, मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन प्रीलिम्स के स्टेज पे आपको दिक्कत आती है। दोनों के पैटर्न में काफ़ी अंतर है। चूँकि यूपीपीसीएस काफ़ी फैक्चुअल हो जाता है कभी कभी, उसमें कॉन्सेप्ट भी आते हैं, बट यूपीएससी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं, उसमें इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा होता है, जबकि पीसीएस में उतना इकोनॉमी का वेटेज नहीं होता है। तो प्रीलिम्स में अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि मेंस तो बहुत डिफरेंस नहीं है। पर मैं कहूँगी कि एक टारगेट लेके चलिए तो ज़्यादा बेटर है, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा आपका। मैम, आपने शुरुआत में जब तैयारी की थी, जैसे कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था वही पढ़ती थी, या फिर एनसीईआरटी वगैरह भी आपने पढ़ी थी? सर, कोचिंग में जो क्लास नोट्स बनवाए जाते थे उसका रिवीजन करने की कोशिश करते थे, प्लस एनसीईआरटी तो मैंने बाद में पढ़ी है। उस टाइम पढ़ना सही रहता, अगर मैं पढ़ी होती तो ज़्यादा सही होता। अगर आप कर सकते हैं तो साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलिए, आपका बेस बहुत मजबूत होता जाएगा, और हर एग्ज़ाम में बेस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो क्या सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? जैसे सभी लोग सजेस्ट करते हैं जो टॉपर 6 से लेकर 12 तक, तो क्या आपको लगता है सारे सब्जेक्ट्स की पढ़नी चाहिए क्लास वाइज? 6 to 12 जैसे ज्योग्राफी की कुछ ऐसी हैं जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। 11th-12th की बुक बहुत बेसिक बुक है, लेकिन बहुत काम की है, आपको मेंस में इतनी हेल्प करती है, यूपीएससी में भी आपको हेल्प करती है, पीसीएस में भी करती है। हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, पूरा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आपको लगता है, जैसे 6 to 12 ज्योग्राफी की ज़रूर पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की पढ़ सकते हैं। इकॉनमी की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर क्लास करेंगे तो काम हो जाएगा उससे। ये 2 बुक मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और जैसे कि इसका नोट्स वगैरह भी बनाना जरूरी होता है कि नहीं? जी सर, मैंने तो बनाए थे। मैंने पॉलिटी के पढ़े थे, पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाए थे एनसीईआरटी के, लेकिन ज्योग्राफी के बनाए थे। चूँकि लास्ट टाइम में जैसे अभी प्रीलिम्स होने वाला है, तो मैं एक रीडिंग ज़रूर देती हूँ एनसीईआरटी में, बेसिक है तो। आप अगर बनाएंगे तो आपको हमेशा वो हेल्प करेगा, चाहे मेंस होगा चाहे प्रीलिम्स होगा, आप आधे घंटे 1 घंटे में उसको रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ रहे हैं, एक रीडिंग में नहीं बनाना है, 2 रीडिंग 3 रीडिंग के बाद आपको नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाते रहना तो है। आपने जो कोचिंग करी थी वो ऑनलाइन मोड में करी थी, या फिर ऑफलाइन में आपने क्लासेज वगैरह ज्वाइन की? सर, मैंने ऑफलाइन मोड में ही करी थी, मैं क्लास में जाके ही। तो कोचिंग का कितना हेल्प मिला आपकी इस पूरी जर्नी में? कोचिंग के हेल्प तो बहुत, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स मान लीजिए पढ़ पढ़ के कर भी ले रहे हैं, बट मेंस में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, आपको ब्रॉड थिंकिंग चाहिए होती है कि आप टॉपिक को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप बस ऐसे ही ऊपर से पढ़ लेंगे तो मेंस में आपको बहुत दिक्कत आएगी। चूँकि मुझे लगता था कि इतना बढ़िया से क्लास करने के बाद ये लगता था कि कभी मौका मिलता है मेंस में तो शायद अच्छा करेंगे, और वही हुआ था। मुझे लगा था कि मेंस में मिलता है तो एक सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट लेके पढ़ेंगे ध्यान से, तो
बहुत हेल्पफुल इसके है। अलावा तो जैसे कि आजकल कोचिंग के एक उसके रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गए हैं, जहाँ पर आप यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस वगैरह चलती हैं या फिर बहुत सारे टीचर्स वहाँ पर अच्छे अच्छे जो पढ़ाते रहते हैं। तो क्या मतलब अगर कोई छात्र जिसके पास इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो क्या ऑनलाइन मोड में यूट्यूब से या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की मदद से जो है तैयारी कर सकता है? जी सर, यूट्यूब के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पे एक समस्या ये है कि उसमें बहुत बिखराव है। कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो एक साथ अवेलेबल नहीं है, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, आप उसको समझ नहीं पाएँगे। या तो आप सिलेबस लेके बैठिए, आप मैच कराते हुए पढ़िए तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, अदरवाइज़ आप बस ऐसे ही पढ़ते जाएँगे तो आपको बाद में समस्या आएगी। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप उसमें सेलेक्ट नहीं कर पाएँगे कि क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है, और बहुत बिखराव है। तो आप या तो किसी के कोर्स के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कीजिए, या तो फिर आप खुद सिलेबस के हिसाब से अपने वीडियोस को कवर कीजिए। ऐसे ही मत पढ़िए, उसमें दिक्कत आती है लास्ट में। तो कोचिंग के अलावा आपने प्री की एग्जाम की बात करें तो कोचिंग के अलावा आपने क्या अलग से स्ट्रेटजी फॉलो की थी? तो कोचिंग के अलावा सर मैंने बस टेस्ट सीरीज़ को बहुत फ़ॉलो किया था। खुद सारे नोट्स के रिवीजन प्लस एनसीईआरटी के रिवीजन करना, उसके साथ ही बेसिक बुक तो सेलेक्टिव करने के अलावा आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, जो कि सारी पढ़ाई आपकी रखी रह जाती है अगर आप उसको बार-बार टेस्ट नहीं करते हैं कि आपने कितना गेन किया है, आपने कितनी पढ़ाई की और कितना आपको मेमोराइज़ है। जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि नहीं, पढ़ तो लिया था बट हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे कुछ लैग कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, यहाँ पे फैक्ट लैग कर रहा है, या आप बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। बहुत सारी लेवल पे आपकी गलतियाँ होती हैं, तो आपको टेस्ट के माध्यम से चेक करते रहना, खासकर प्रीलिम्स के लेवल पे। तो क्या आपने ऑनलाइन मोड में अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था या फिर ऑफलाइन में किसी संस्था का ले आके आप लगाते थे टेस्ट सीरीज? सर मैंने ऑनलाइन मोड में ओपन टेस्ट दिए थे यूपीएससी हिंदी चैनल के स्टार्टिंग में। उन्होंने उनके टेस्ट सीरीज में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो पीवाईक्यूज प्लस यूपीएससी के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस रखते हैं, मेंस के क्वेश्चंस वो रखते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत फालतू क्वेश्चन नहीं रखते हैं, हेल्प करता है। और ऑफलाइन मोड में मैंने ढेर आईएएस के टेस्ट सीरीज और जीएस वर्ड के टेस्ट सीरीज रूम पे ही ला के 2 घंटे में लगाने की कोशिश करते थे। लगाने के बाद ये चेक करना होता था कि अगर मैक्सिमम आप 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं बाय द वे एग्जाम यहाँ बैठ के, तो कितना आपका गेस वर्क सही हो रहा है, कितना आपका कॉन्फिडेंस के साथ सही हो रहा है, और कितना आप अभी सही कर सकते थे। तो मैंने दोनों माध्यम से दोनों का सहारा लिया था। तो आपके हिसाब से क्या लगता है मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए प्री की एग्जाम में? सर मैंने स्टार्टिंग में जो 2 गलतियाँ की थी वो यही की थी कि 110 या 12 तक सिमट के रह जाते थे, तो हो नहीं पाता था, क्वालीफाई नहीं हो पाता था। बाद में गौरव सर की क्लास वगैरह देखने से एक आइडिया लगा कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप अगर 110 115 करके आएँगे तो कहीं न कहीं रिस्क फैक्टर में रहेंगे, आस-पास रहेंगे, कट ऑफ के आगे-पीछे रहेंगे, वही उतने में ही दिक्कत आती है। 130 प्लस जाइए तो सेफ ज़ोन रहेगा, 135 तक जाइए। थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ी कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से बढ़ाइए, बट आपको जाना पड़ेगा। मैम जैसे कि अभी आप बता रही हैं, आप जैसे कि बहुत सारे छात्र हैं जो कि अभी 23 का एग्जाम देने वाले होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए होंगे, उनका नंबर कम आ रहा है, तो स्टार्टिंग में नंबर कम आ रहा है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था, तो आपने उस फेज को कैसे हैंडल किया था? नहीं अभी आगे किस तरीके से करना है प्लानिंग? तो नंबर कम आता है क्योंकि टेस्ट सीरीज कभी-कभी टफ भी होती हैं, कभी-कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इधर-उधर से दे दिए, हो ही नहीं रहे, उसके लिए डरना नहीं है। आप जहाँ गलत कर रहे हैं वही टॉपिक जाके बेसिक बुक से रिवाइज़ कीजिए, अपने नोट से रिवाइज़ कीजिए। उसको कहीं पे एक पतली-सी कॉपी में नोट करते चलिए जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, और उसको एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लीजिए। जो आपके सही हैं वो तो सही हो ही रहे हैं, मतलब आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। जो आपके गलत हो रहे हैं उसको वहीं पे नोट करना है, उसके बाद वापस जाके बुक से भी रिवाइज़ करना है, उस नोट्स को भी रिवाइज़ करना है। तो आपकी सारी कमियाँ दूर होंगी, आपके क्वेश्चंस अच्छे बढ़ने लगेंगे, सही होने लगेंगे। मैम जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर की, कि न्यूज़पेपर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, मैगजीन पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, ये ऑनलाइन क्लास करें तो कौन सी करें? सर मैंने तो मंथली वीडियो फॉलो किए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, क्योंकि कंटेंट उसमें काफ़ी मिल जाता है, तो मैं सुन लिया करती थी और कभी उसके 2-3 पेज में नोट्स भी शॉर्ट में बना लिया करती थी। हर मंथ बनाना होता था, मैं हर मंथ बनाती थी। एक साथ होने पे दिक्कत होती है कि एक साथ नहीं हो पाता है, करंट बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा घटनासार की लास्ट में जब एग्ज़ाम होना होता है तो बुक आती है, तो उसके माध्यम से रिवीजन भी हो जाता था और बुक उस वीडियो के माध्यम से कवर। मंथली मैगजीन वगैरह आप नहीं फॉलो करते थे? सब घटनासार की मैगजीन वही हाफ ईयरली या फिर ईयरली वाली फॉलो करते थे, हर मंथ नहीं और करते। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर का भी रहता है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, तो उस पर आपका क्या विचार है? न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा है, बट मैंने कभी खुद से ऐसे पढ़ा नहीं। यूपीएससी के लिए बोलते हैं कि आपको एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होता है। यहाँ पे ऐसा था कि मैं मंथली वीडियो ही पढ़ती थी, मेरा टाइम बचता था। एक मंथ के करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ लिया, उसके साथ मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट बने उसके नोट्स बना लिए। उस मंथ में 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया। तो लास्ट में क्या होता है, एग्ज़ाम के पहले जब
जब आप अभी जैसे जिस स्टेज में हैं तो आपको पहले भी बहुत सारे मंथली पढ़े तो आपको याद है, एक बार देखना है, आपको रिवाइज कर जाएगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ऐसे करेंगे कि लास्ट में बस मैगजीन पढ़ेंगे जब एग्जाम आ रहा है तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको भूलने लगेगा, बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर मंथ पढ़ना वो ज़्यादा सही होता है। और जो सीसेट का पार्ट होता है, यहाँ पर सेकेंड पेपर होता है, तो उसके लिए आपका क्या कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? सी साइड के लिए PYQ आप जितना लगा सकते हैं लगा लीजिए, और अपने स्ट्रॉन्ग जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए कि आप कहाँ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। वहाँ पर मत जाइए, जैसे आपको मान लीजिए मैथ में बहुत दिक्कत आ रही है तो अभी लास्ट टाइम पे मैथ पढ़ने में बैठ जाइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वहाँ पर आप अपने आपको इम्प्रूव करिए और क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मेंस की स्ट्रेटजी आना चाहेंगे कि आपने कोचिंग के अलावा मेंस के लिए क्या क्या और चीज़ें फॉलो की थी? सर मैं इसके लिए मैंने आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, वहाँ पे 25 से 30 आंसर लिखे थे मैंने, कहाँ पर सेक्शनल भी ज्वाइन लिखे किया थे। था? सर DIS में ज्वाइन किया था, उसके साथ मैंने सृजन बैच भी ज्वाइन किया था UPSC हिंदी का। डेली 2 आंसर लिखते, सुबह उठ के सबसे पहले क्वेश्चन भेज दिया जाता था, तो एक रूटीन बन चुकी थी कि उठना है 2 आंसर लिखना है, उसके बाद 3-4 दिन में वो चेक करके भेजते हैं। तो ये लगता था कि नहीं, फीडबैक भी जल्दी मिल जा रहा है, तो आपको पता चल जा रहा है कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं। मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन में बहुत फालतू चीज़ लिख दी है, कुछ काम की चीज़ लिख सकते थे, तो वो वहाँ पे पॉइंट आउट कर देते थे कि आप ये लिखिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुधार करने का मौका डेली मिलता है, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी मैंने किया। और एक ये भी दिक्कत थी कि लास्ट मोमेंट पे पूरे मेंस को रिवाइज़ करना बड़ी समस्या थी। तो ध्रुव बैच में वीडियोज़ के माध्यम से उन्होंने सिलेबस कवर कराया था, PYQ के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, तो मैं सुनती रहती थी, कुछ भी कर रहे हैं सुनते रहते थे, कंटेंट इंप्रूव होता रहता था उससे। इससे मेंस में काफ़ी हेल्प मिली थी। मैम यहाँ पर मेंस में छात्रों का कुछ वो रहता है, डाउट रहता है कि मेंस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उसको हम कहाँ से कवर कर सकते हैं? और मैंने जो कोशिश की थी वो विज़न के मैगज़ीन से कवर करने की कोशिश की थी। विज़न में हर सब्जेक्ट की 365 आती है, उससे ऑल ऑल ओवर पूरा कवर हो जाता है। अगर आप PYQ कर ले रहे हैं, जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक अच्छा बेस दे देता है कि आप क्वेश्चन वहाँ से नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ करंट अफेयर्स सारे लगभग मिल जाते हैं विज़न IAS से। मेंस के लिए विज़न IAS बहुत अच्छी है, आप फॉलो कर सकते हो। मैम इस पूरी जर्नी में आपका, क्योंकि 4 से 5 साल की जर्नी रही, तो मतलब किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पूरी तैयारी में, क्योंकि पहले आपका प्रीलिम्स भी नहीं हो पा रहा था? सर प्रीलिम्स में ज़्यादा समस्या तो वही हुई थी, 2 साल मेहनत करने के बाद जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो लगता है कमियाँ कहाँ हैं, दिक्कत क्या है। तो टॉपर्स वीडियोज़ के माध्यम से देखना कि क्या कमी है, कहाँ भी इम्प्रूव करना है। तो यूट्यूब पे गौरव सर के माध्यम से मैंने सीखा कि आपको टेस्ट लगाना चाहिए। बहुत सारे टॉपर्स ने कहा कि आपको टेस्ट लगाना चाहिए, आप अगर टेस्ट नहीं लगाते हैं तो बहुत दिक्कत है। तो मैंने भी वही किया कि इसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए, 20 से 25, और इम्प्रूवमेंट भी हुआ। ये मुझे खुद भी फील होता है कि अगर आप बहुत पढ़ लिए हैं, आपका रिवीजन हो चुका है, तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक बार टेस्ट लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी होती है, लोग टेस्ट नहीं लगाना चाहते हैं, खुद को टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है हम सामना नहीं करना चाहते, कितना गलत कितना सही, जाके एग्जाम में देख लेंगे, डायरेक्ट देखा जाएगा। वो समस्या पैदा करता है। आप रूम पे देखिए, आप मान लीजिए आपके बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी अभी पढ़ सकते हैं, रूम पे हैं, पढ़ सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं कर सकते। मैम बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? अभी के लिए जिस हिसाब से प्रीलिम्स 30 दिन बचा हुआ है, उस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि आप डेली टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। कम से कम क्वेश्चन तो ज़रूर लगाइए, 10, 15, 20, 50। अगर आप एक साथ नहीं लगा रहे हैं तो कोई क्विज़ के माध्यम से लगाइए। लास्ट में आपको जाके वहाँ पे PYQ ऐसे करके क्विज़ ही मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आप टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए, जहाँ पे गलत करें वही पार्ट रिवाइज कीजिए, उसके बाद टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट के माध्यम से इंप्रूव कीजिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए, और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जो बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।